प्रिय विद्यार्थियों, कल के विषय को जारी रखते हुए आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने ICBN की बात की थी। जो ये ICBN है ना, फॉर्मली जिसको हम पहले इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कहते थे, और इसको हम आजकल इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं, है ना। अब इसका ये जो नाम है ये बदल दिया गया है ना। और ये जो नाम बदला गया है ये इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस जो मेलबर्न में हुई थी जुलाई 2011 में उसमें उसका नाम बदला गया। हमने ICBN के स्थापना, नियम आदि के विषय में कल बात की थी, और कुछ चीज़ें हम एक बार फटाफट रिवाइव करके आगे बढ़ते हैं। ये जो धारणा है, ये नामकरण की जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की धारणा है, स्टैंडर्डाइज नेम, यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज नेम की जो धारणा है, वो 1751 में लीनियस ने फिलोसोफिया बॉटनिका में प्रस्तुत की थी। इसकी डिटेल आउटलाइन जो है वो डी कॉन्डेल ने 1813 में थ्योरी एलिमिनेटरी डी ला बॉटनिक में अपनी पब्लिकेशन में दी थी। ये इट इज़ द वेरी बेसिस फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस इन 1867। इसके ऊपर पहली बार जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, बॉटनिकल कांग्रेस, मैंने आपको बताया था 1867 में पेरिस में, उसमें इसमें चर्चा हुई और इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। विश्व के लगभग 150 वैज्ञानिक इसमें इकट्ठा हुए थे और उनके द्वारा इसको ग्रहण किया गया। दिस लॉ ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज पेरिस कोड 1867 और डी कंडोलेज रूल, है ना। इसको हम डी कंडोलेज रूल भी कहते हैं या इसको पेरिस कोड 1867 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके आधार पर जो आपकी ICBN की स्थापना हुई, ICBN जो स्थापित हुआ था वो 1930 के अंदर, है ना। इंटरनेशनल रूल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और अब जो इसका नाम है वो पेरिस, जो आपकी मेलबर्न जुलाई 2011 की जो कॉन्फ्रेंस है, बॉटनिकल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बदल के इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें निकल के आई उसमें 3 महत्वपूर्ण भाग बनाए गए किसी पादप के नामकरण के लिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 3 वर्गों का सीधा सा प्रावधान है। पहला है सिद्धांत, दूसरा है नियम और तीसरा है सुझाव। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों जो हेडिंग्स हैं, ये ऑलवेज ओपन है ना। इनको कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है रिकमेंडेशंस के द्वारा। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस में डी कॉन्डेल द्वारा प्रस्तुत इस नाम पद्धति में 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया। तो सबसे पहला है सिद्धांत। तो सिद्धांतों में उन्होंने 6 सिद्धांतों का जो है वो उपयोग किया है, उल्लेख किया है। विश्व के सभी वैज्ञानिक पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता का उपयोग करते हैं, है ना। आपके पादप का लोकल नेम कुछ भी हो, किंतु अगर उसको इंटरनेशनली यूनिवर्सल नाम से जाना जाना है तो उसके लिए इस संहिता का उपयोग किया जाएगा। यह अंग्रेजी, फ्रेंच व जर्मन भाषा में उपलब्ध है, ठीक है। ये जो कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है ये अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी में उपलब्ध है। इसके 6 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनके कुल मिला के 6 जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों की जो व्याख्या की गई है वह 6 हैं और वे निम्नलिखित हैं। पादप नाम पद्धति जंतु नाम पद्धति से सर्वथा भिन्न है ना। तो जो आपकी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, जो कि बाद में आपसे ICN है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, है ना। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। पादप पद्धति अलग है और जंतु पद्धति अलग है। किसी भी वर्ग का नाम नामकरण प्रारूप द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। किसी भी टैक्सॉन को जब नाम दिया जाएगा तो जो इसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अनुसार ही उसको निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, यानी उसका अपना एक जो टैक्सा को जो नाम दिया जाएगा उसका अपना प्रोसेस है, पद्धति है, उसको फॉलो किया जाएगा। वर्गक का नाम उसके प्रकाशन की प्राथमिकता पर निर्धारित किया जाता है ना। जो वर्गक है उसके नाम का प्रकाशन प्रथम बार कब हुआ, ICBN के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है ना। पहला महत्व उसी को दिया जाता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी भी कहते हैं, प्रायोरिटी का या प्राथमिकता का सिद्धांत भी कहते हैं।
वर्गक को दिए गए विभिन्न नामों से सर्वप्रथम दिया गया नाम ही शुद्ध होता है तथा उसे ही माना जाना चाहिए। एक टैक्सॉन के अगर कई सारे नाम हैं, है ना, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ICBN, ICBN के एग्जिस्टेंस में आने के बाद अगर एक वर्गक के कई सारे नाम हैं तो जो नाम सर्वप्रथम दिया गया और अगर वो सही है, उसी प्रारूप के आधार पर दिया गया, उसी प्रोसीजर से दिया गया, तो उसी को माना जाना चाहिए। जो टैक्सॉन है उसके नाम सदैव लैटिन भाषा में ही होंगे, उसके नाम सदैव लैटिन भाषा में ही लिखे जाने चाहिए। अब लैटिन भाषा में नहीं है, सपोज़ कोई भारतीय पादप है, उसका भारतीय नाम है, तो उसको लैटिनाइज करके लिखा जाएगा, तिरछा लिखा जाएगा, लैटिन भाषा में ही होने चाहिए। नामकरण के लिए पूर्वव्यापी होते हैं, है ना, रिट्रोएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, इनकी चर्चा की गई। उसके बाद आते हैं हमारे नियम, रूल्स। तो 8 प्रकार के नियमों की इसमें ICBN या ICN के अंदर चर्चा की गई है। पहले इनको हम पढ़ लेते हैं और फिर इनके विषय में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो नामकरण से संबंधित सभी जानकारियाँ पूर्णतः व्याख्यान करने में ये जो नियम है सक्षम होते हैं। यह कोई भी नाम किसी भी वर्ग की वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो जो इन नियमों के दायरे में नहीं आता, वह मान्य नहीं होता। अगर इन नियमों से हटके कोई नाम दिया जाता है तो वह वैलिड नहीं होता, है ना। अब इनका जो कंक्लूजन है, कितने नियम हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला नियम है वर्गों की कोटि का नियम, रूल ऑफ रैंक्स ऑफ टैक्सा, ठीक है, रूल ऑफ रैंक्स ऑफ टैक्सा। दूसरा है प्रारूपीकरण का नियम, रूल्स ऑफ टाइपिफिकेशन, ये हम आगे इनका डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तीसरा है प्राथमिकता का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जिसकी हम बहुत सारी बार बीच में चर्चा कर रहे हैं। चौथा है नेम ऑफ द फैमिलीज, कुलों का नाम, फैमिलीज़ का नामकरण कैसे करना है, परिवंश जातियों का नाम कैसे करना है ना, कुलों का नाम कैसे करना है। फिर है नेम ऑफ द जेनेरा, वंश का नाम, वंश का नामकरण किस प्रकार किया जाएगा, है ना। फिर है नेम ऑफ स्पीशीज़, जाति का नाम किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। और फिर है 7वां नेम ऑफ प्लांट्स इन कल्टीवेशन, खेती हर पादप जो है ना। विश्व में लगभग 5 लाख पादपों की चर्चा होती है। ऐसा माना जाता है कि 5 लाख स्पीशीज़ विश्व में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से कुछ हज़ार या 1,500 लगभग खेती के योग्य पाई गई हैं। और उनमें क्योंकि बार बार प्रयोग होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वैरायटी डेवलपमेंट होता है, तो उनका जो नामकरण है वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि नामकरण तो उनको भी देना पड़ेगा। तो उसकी अपनी एक व्याख्या है, खेती हर पादपों के नाम, नेम ऑफ प्लांट्स इन कल्टीवेशन, जो खेती हर पादप हैं उनका नामकरण कैसे किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी है वैध व प्रभावकारी प्रकाशनों की शर्तें, कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन। किस उसके लिए जो नाम रखा गया उसका वैलिडेशन का जो आधार है, उसकी क्या शर्तें हैं, और अगर वो जो उसको फुलफ़िल करेगा उसी को स्थापित किया जाएगा, उसी को मान्यता दी जाएगी, है ना। अब ये कुल मिला के जो 8 नियम जो मैंने अभी आपको बोले, इनके आधार पर अगर किसी टैक्सॉन का नामकरण किया गया है, किसी कुल का नामकरण किया, किसी वंश का नामकरण किया, किसी जाति का नामकरण किया, तो वे वैलिड हैं, है ना। और जो पहले जिसका नामकरण हुआ और सही हुआ वह माना जाएगा। उसके बाद हुए वाले सारे नाम चाहे वह वैलिड हैं तब भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर जो पहला वैलिड नाम है वही स्थायी रहेगा। तो अब हम इन सारे नियमों को जो आगे का आधार हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।